हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, दिल्ली से सांसद हैं, दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी जी। मनोज जी, संभल में आज देखने को मिला कि संभल की जो जामा मस्जिद है वहां पर सर्वे करने के लिए कोर्ट की तरफ से टीम को भेजा गया था, लेकिन जिस तरीके के हालात वहां पैदा हो गए, चारों तरफ से वहां पर लोग इकट्ठे हो गए, उसके बाद में सरकारी काम में बाधा डाली गई और फिर पत्थरबाजी हुई फिर उसके बाद में पुलिस की तरफ से भी कार्रवाई की गई। लोगों को अब यह कहा जा रहा है कि पुलिस ने जानबूझ के कार्रवाई की, जबकि पथराव वहां पर हुआ था। किस तरीके से देखते हैं, कोर्ट के निर्देश पर वहां पर सर्वे की टीम गई थी, कोई अपने मन से नहीं गई थी। संभल की घटना कानून को चुनौती देने वाली है, न्यायालय को चुनौती देने वाली है। संभल की घटना बहुत तरह से उसकी समीक्षा होनी चाहिए। कोई केस है कोर्ट में, केस यह है कि वहां एक मंदिर था जिस पे मस्जिद बन गया, ये पक्षकारों का दावा है। दूसरे पक्ष का है नहीं, ये मस्जिद ही था। न्यायालय ने कहा कि इसको जांच करना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और इसके लिए जैसे ऐसे ही एक केस है ना ज्ञानवापी का भी, वो भी चल रहा है। तो कोर्ट तो सत्य तक जाने के लिए सबसे बड़ा जो कदम उठाता है वो है कि ग्राउंड रियलिटी, उस जगह की सच्चाई क्या है। न्यायालय के निर्देश पर वहां पे जांच होने के लिए टीम गई, और मैं आपको बताऊं, मैंने काफी स्टडी किया, वो बातचीत भी हुई। कुछ लोग बोले कल, फिर हुआ कि नहीं आज। तो जो तय हुआ उस पे ही उसकी जांच करने के लिए जांच टीम गई, न्यायालय के द्वारा भेजी गई। लेकिन उस पे अचानक से टीम को घेर करके हमला होता है। उसके बाद की जो घटना है आप देखे ही होंगे। तो न्यायालय के कार्य में अगर कोई भी बाधा डालेगा तो निश्चित रूप से उससे निपटना उस जांच समिति का और सुरक्षा प्रहरियों का एक कार्य है, पुलिस का। चिंता की बात यह है कि संभल की घटना को कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि न्यायालय के निर्देश को पालन कराने में अगर कोई मॉब उसके खिलाफ खड़ा हो जाए तो वहीं पता चल जाता है कि जांच सही दिशा में जा रही थी, कुछ लोगों को परेशानी थी जो रोकने की कोशिश किए, और ये चिंता की बात है। अखिलेश यादव की तरफ से एक वीडियो डाला गया कि वहां फायरिंग की जा रही है पुलिस की तरफ से। हालांकि 3 लोगों की वहां मृत्यु हुई है, लेकिन फायरिंग से नहीं, अन्य भी कारण है उसके। पुलिस की तरफ से ये बोला गया कि जो पैलेट गन है उससे हमने फायर किया था और टीयर गैस छोड़ी थी भीड़ को तितर बितर करने के लिए। जो लीथल पिस्टल है, इस तरीके की पिस्टल से गन का इस्तेमाल नहीं किया गया कि किसी की मृत्यु हो जाए। लेकिन जिस तरीके से वहां पर तथ्य सामने निकल कर आ रहे हैं कि 3 अलग अलग तरफ से घेरने की कोशिश की गई, बच्चों का और महिलाओं को वहां पर इस्तेमाल किया गया, छतों के ऊपर जो पत्थरों को वो इकट्ठा किया गया था और वहां से जो है पत्थरबाजी की गई। तो ये प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि पहले से ही प्लानिंग थी कि जब ये टीम आएगी तो इस पर हमला किया जाएगा। आपको लगता है कि इस तरीके की प्लानिंग भी हो सकती है? नहीं, जो घटना है वो प्लानिंग के बिना नहीं हो सकती। इकट्ठे इतने लोगों का आना, न्यायालय द्वारा लगाए गए जांच का विरोध करना, ये साजिशन ही होती है। ये कुछ लोगों की हिम्मत भी नहीं हो सकती ऐसा करने की। किसका हाथ है, किसने उकसाया, ये सारी चीजें, चूंकि आप याद रखें ये मॉब का नाम देंगे लेकिन वो साजिश है जो दिख रहा है। और अटैक किस पे हुआ है? न्यायालय पे हुआ है। अब न्यायालय पे अटैक, साजिशन अटैक, जांच होने के दौरान अटैक, अब इसका निर्णय न्यायालय करेगा। मुझे तो लगता है कि इसमें जो भी जिनकी भी मृत्यु हुई है वो दुखद है, लेकिन न्यायालय के जांच का विरोध करना और ऐसी जो भी साजिश किए हैं, उन सभी मौतों के जिम्मेदार वो हैं जिन लोगों ने इस तरह की साजिश की।
आप जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं वहां पर भी हमने देखा था कि दिल्ली के दौरान में इस तरीके की घटनाएं हुई थी, बहुत सारी तबाही हुई थी और बाद में निकलकर सामने आया था कि एक पूरी साजिश के तहत उसको बनाया गया था कि इस तरीके की घटनाएं हों, दंगे हों, फसाद हों। नहीं, बिल्कुल। अब आप देखिए, हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा हुआ, लगभग 53 लोग मारे गए। जो मारे गए वो तो बेगुनाह थे, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, लेकिन जो मरे वो बेगुनाह थे। जो आग लगाने वाले थे वो तो बहुत सुरक्षित कहीं बैठे हुए थे और वो इस आग पे अपनी रोटी सेक रहे थे। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि ये घटना भी संभल की। ये आग लगाने वाले तो पीछे हैं, जिनका नुकसान हुआ, जिनके घर का बच्चों का नुकसान हुआ, जिसके सदस्य के घर का मृत्यु हुआ है, अब वो तो वापस नहीं आएगा। लेकिन जिनको आग लगाना था लगा दिया। अरे भाई, सांच को आंच कैसा। किसी ने कहा कि ये मंदिर थी, मस्जिद बना दी गई। अगर मंदिर ही थी तो हो सकता है आज जो लोग बैठे उनको पता ही ना हो। एक जांच के न्यायालय का फैसला आएगा, छोड़ो भाई, मंदिर मंदिर रहे, मस्जिद मस्जिद रहे। लेकिन वो कौन लोग हैं जो जांच ही नहीं होने देना चाहते? जांच रोकने का मतलब कि जो आरोप है वो सही लगता है। लेकिन अखिलेश यादव बार बार वो वीडियो दिखाकर पॉलिटिक्स कह रहे हैं कि ये जानबूझकर योगी आदित्यनाथ की सरकार चलवाती है। हाँ, देखिए, अखिलेश जी का और समाजवादी पार्टी का इसी तरह से वो खौलाना चाहते हैं, वो दोनों पक्षों को खौलाना चाहते हैं। लेकिन साजिश करने वाले भी आप देखिएगा वो समाजवादी पार्टी के ही निकलेंगे। कल प्रधानमंत्री ने वक्फ बिल की चर्चा की। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान में वक्फ बोर्ड नाम का कोई कानून नहीं था, जबरन में थोपा गया और कांग्रेस पार्टी जाते जाते तमाम जो सरकारी संपत्तियां थीं वो वक्फ को दे गई। दिल्ली के आसपास भी कुछ इस तरीके के। तो आपको लगता है ये वक्फ बिल आ रहा है, इसके चलते कहीं ना कहीं पूरे देश भर में मुस्लिम विशेष समुदाय को भड़काने की कोशिश भी चल रही है कुछ लोगों द्वारा, विरोध करने की? कल जो भी जानकारी दी वो नरेंद्र मोदी जी कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं। और देश के प्रधानमंत्री ने इतनी सनसनीखेज जानकारी दी कि जाते जाते 2014 के पहले कांग्रेस ने दिल्ली की कई संपत्तियां, जो सार्वजनिक संपत्ति थी, सरकारी संपत्ति थी, वो वक्फ बोर्ड को दे दिया। और मेरा पक्का विश्वास है कि देने के पीछे उनका बहुत बड़ा डील भी रहा होगा। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण कल प्रधानमंत्री जी ने बात कही कि जो लोग संविधान हाथ में लेके घूमते हैं, वो राहुल गांधी जैसे लोग, क्या हमको ये बता सकते हैं कि क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में कहीं वक्फ या वक्फ बोर्ड की कोई गुंजाइश छोड़ी है? नहीं। क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान 2 भागों में बटेगा, जम्मू कश्मीर में अलग रहेगा और बाकी भारत में अलग रहेगा? ये बाबा साहब के साथ न्याय होगा क्या संविधान के साथ? इसका जवाब राहुल गांधी जी नहीं दे सकते। इसलिए देखो, प्रधानमंत्री जी बहुत ही परीक्षण के बाद बातों को लाते हैं। और कल जो जानकारियां उन्होंने दिया है कि संविधान में वक्फ का कोई स्थान नहीं, वक्फ बोर्ड को सरकारी संपत्तियां कांग्रेस ने दे दी, तो ऐसे लोगों के अगर सांसद विधायक बनते हैं ऐसी पार्टियों के, इनकी सरकार आती है, तो ये क्या क्या नुकसान कर सकते हैं देश का, उसकी कल्पना देश के लोग कर सकते हैं। एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्योंकि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। जो वक्फ बिल का मसौदा है वो तैयार किया जा रहा है, जेपीसी में बैठक चल रही है। आज ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें भी तय हुआ है कि इस सत्र में उस बिल को पेश किया जा सकता है, उस बिल को रखा जा सकता है। हालांकि ऑल पार्टी मीटिंग में जो विपक्षी पार्टियां वो विरोध कर रही। आपको लगता है इस सत्र में आ सकता है, और आएगा तो कितनी संभावना है कि इसी सत्र में पास हो जाए? देखिए, वक्फ बोर्ड बिल संशोधन विधेयक जो लाया गया है, उसका विरोध
किसी बिंदु पे नहीं कर सकती है विपक्ष। सिर्फ वो मुस्लिम समाज को भ्रमित करने के लिए उसका विरोध कर रही है। सबको पता है वक्फ बोर्ड की सारी संपत्ति और उनका लाभ, उससे लाभान्वित सिर्फ मुसलमान हो सकता है। फिर आप उसी वक्फ बोर्ड में जो महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं के जो कंप्लेन है, उसके आधार पे जो निर्णय लिया जा रहा है, उसका भी क्यों विरोध कर रहे हो? मुस्लिम, गरीब मुस्लिम कह रहे हैं हमको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ कौन ले रहा है? वक्फ बोर्ड का ये संशोधन विधेयक बिल, हमें पूरा विश्वास है कि संसद में आएगा। कब आएगा हम ये नहीं बता सकते, इस सत्र में भी आ सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ तुष्टीकरण, केवल भ्रमित करके लोगों को, उनको बरगलाने वाले जो लोग हैं, वो लोग इस बिल को रोक नहीं पाएंगे। आपको लगता पास होगा ये? मुझे पूरा एनडीए का हर दल इसको समझ चुका है और इसका पास होना ही मुस्लिम और गरीब मुस्लिम के हित में।